दोस्तों, जब आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है ना कि सेंटेंस ही नहीं बन पाते यार, है ना। पर नो वरीज, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए ना आपको एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है, और वो स्ट्रक्चर मैं आपको आने वाली इस वीडियो में बताने वाली हूँ। स्वागत है आप सबका 30 डेज के इंग्लिश मास्टरी कोर्स में, जहां पर मैं आपके लिए हर ग्रामर के रूल को बहुत आसान बनाने वाली हूँ। आपको ना बेसिकली सिर्फ 4 चीजें चाहिए होती है किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए। वो है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा ना, बट डोंट वरी, आने वाले 10 से 15 मिनट के अंदर आपको कोई डाउट नहीं रहने वाला है। मैं बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ ये सारी चीजें आपको समझाऊंगी, और ये डाउट हमेशा के लिए छूमंतर हो जाएगा। तो सबसे पहले है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि सेंटेंस के अंदर काम करने वाला इंसान। अब देखो भाई, आप कोई भी सेंटेंस बोलते हो, उस सेंटेंस में कोई इंसान, कोई चीज या कोई जानवर तो होता ही होता है, जो कि सेंटेंस में एक्शन यानी कि काम को कर रहा होता है। अब आप कोई भी सेंटेंस एक बार अपने मन में सोचो, मेरी मम्मी खाना बना रही है, तो भी सेंटेंस में कोई तो इंसान है ना। कौन है? मम्मी जी, है ना। ऐसे ही अगर आपको बोलना है कि मैं इंग्लिश बोलना जानता हूं, हाँ, तो इस सेंटेंस में भी कोई तो इंसान है ना। वो इंसान कौन है? आप खुद हो, राइट। तो किसी भी सेंटेंस में एक इंसान जो कि एक्शन को परफॉर्म करता है, उसी को तो सब्जेक्ट बोलते हैं। सिंपल। जैसे कि मैं अपने आप को आई बोलकर बताऊंगी, यानी कि अगर मैं किसी सेंटेंस में काम को कर रही हूं तो मैं अपने आप को कैसे बताऊंगी? मैं नाम थोड़ी लूंगी, दिव्या। इंग्लिश कहती है यहां पर आपको आई वर्ड का यूज करना है। जैसे कि आई एम सिटिंग, आई एम लुकिंग एट यू, आई। अब इस सेंटेंस में मैं काम कर रही हूं ना, तो आई का यूज होगा। और इसी तरीके से होता है वी, जिसके अंदर जो सेंटेंस बोल रहा है ना, वो इंसान तो वर्किंग होता ही है। उसी के साथ साथ कोई एक या एक से ज्यादा लोग साथ में मिलकर बोलते हैं कि हम कोई काम कर रहे हैं। जैसे कि वी ऑल आर स्टैंडिंग हेयर, And we all are learning here. And along with that, we all are improving and growing ourselves here. और फिर ऐसे ही आता है दे। इसके अंदर हम एक से ज्यादा लोगों के बारे में बताते हैं कि वो कोई काम कर रहे हैं, लेकिन किसी तीसरे इंसान को। जैसे कि दे आर टॉकिंग, तो इनके बारे में मैंने आपको बताया। फिर आता है ही एंड शी। ही का यूज किया जाता है किसी एक लड़के के बारे में बताने के लिए, यानी कि कोई एक लड़का सेंटेंस में एक्शन कर रहा है और उस एक्शन के बारे में आप किसी तीसरे इंसान को बता रहे हो। जैसे कि ही इज माई ब्रदर एंड ही इज बॉदरिंग मी। और ऐसे ही शी भी होता है, जहां पर आप एक लड़की के बारे में किसी तीसरे इंसान को बताते हो कि वो क्या एक्शन कर रही है। जैसे कि शी इज माई सिस्टर and she is talking to someone on call. And the next is you. इसके अंदर ना हम जिस इंसान से बात कर रहे हैं, यानी जिसको बता रहे हैं, हम उस इंसान को उसी के बारे में बताते हैं। यानी कि जिसको बताया जा रहा है वही सेंटेंस में एक्शन कर रहा है। जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, तो अगर मैं आपके एक्शन के बारे में आपको ही बताऊंगी तो मैं यू का यूज करूंगी। जैसे कि यू विल लर्न इंग्लिश सून, आप जल्द ही इंग्लिश सीख जाओगे। यू आर स्टूडेंट्स एंड यू आर लर्निंग राइट नाउ। और इट का यूज किया जाता है जब आप किसी नॉन लिविंग चीज या फिर किसी जानवर के बारे में बताते हो। जैसे कि इट इज अ बॉटल एंड इट इज माई पेट। तो देखा ना आपने, कितना इजी कॉन्सेप्ट था। अब इसी को ही थोड़ा सा इन डेप्थ समझ लेते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन रहे ही ना आपको। तो देखो, सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट जैसे मैंने बताया जो काम करता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझा, ही, शी, इट, किसी का नाम हो सकता है, आई, वी, यू, दे, ये सब सब्जेक्ट्स कहलाते हैं। तो देखो, जैसे कि सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन, यानी कि जो एक्शन को करता है, सेंटेंस में जो काम को करता है उसी को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। इसी तरीके से हेल्पिंग वर्ब्स शोज टेंस एंड इमोशन। अब देखो, सिंपल सी बात है, हम अपने पूरे दिन में कितने सारे सेंटेंसेस बोलते हैं ना। कई बार हम मॉर्निंग की बात करते हैं, कई बार हम रात की बात करते हैं, कई बार बीते हुए समय की बात करते हैं, कभी अभी प्रेजेंट की बात कर रहे होते हैं, कभी दुख जाहिर करते हैं, कभी खुशी जाहिर करते हैं, कभी किसी को डांट रहे होते हैं, कभी बहुत प्यार से बात करते हैं। तो कितने सारे इमोशंस हैं ना हमारे पूरे दिन में बात करने के लिए। सो सारे इमोशंस को अगर आप एक ही तरीके से बोलोगे तो सामने वाला कैसे समझ पाएगा कि आप कहना क्या चाहते हो। इसीलिए इंग्लिश ने हमें हेल्पिंग वर्ब्स दिए हैं।
हेल्पिंग वर्ब्स का सीधा सा कॉन्सेप्ट है, वो वर्ड्स जो सेंटेंस में हमें ये पहचानने में मदद कराते हैं कि सेंटेंस कहना क्या चाहता है। सेंटेंस पास्ट बताना चाहता है, सेंटेंस फ्यूचर बताना चाहता है, सेंटेंस प्रेजेंट की बात कर रहा है, या फिर सेंटेंस नाराजगी शो कर रहा है, या सेंटेंस पॉसिबिलिटी बता रहा है, सजेशन दे रहा है, क्या कहना चाहता है सेंटेंस। तो इन सारी चीजों का जो जिम्मा लिया है ना इंग्लिश में, वो हेल्पिंग वर्ब्स ने लिया है। हेल्पिंग वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे ज्यादा आपको इसी का ख्याल रखना होता है कि किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगी, किस इमोशन में आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब डालनी होगी। सिंपल, देखो ना, शोज टेंस, टेंस यानी कि समय, समय बताता है, एंड इमोशन, आप किस इमोशन में अपनी बात को प्रेजेंट कर रहे हो वो भी हेल्पिंग वर्ब्स ही बताती हैं। लिखा है ना, समय और भाव बताने वाले शब्द। तो आपने इंग्लिश में सुने होंगे ना ये वाले वर्ड्स, इज, एम, आर, was, were, has, have, had, should, can, could, ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब्स ही होते हैं। और ऐसे और भी बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो आपने सुना है ना, टेंसेस, मॉडल्स, इन सब के अंदर हम बेसिकली हेल्पिंग वर्ब्स को ही समझते हैं कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब कौन से सेंटेंस में यूज करी जाती है। और अगर आपको इसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाती है ना, तो आप बहुत हद तक ग्रामर को समझ जाते हो और सीख भी जाते हो। इजी ना। नेक्स्ट आते हैं वर्ब्स। वर्ब्स यानी कि एक्शंस और स्टेट वर्ड्स, क्रिया या स्थिति बताने वाले शब्द। अब वो सारे वर्ड्स जो कि एक्शन को पोर्ट्रे कर रहे हैं। अब देखो ना, मैंने कोई भी सेंटेंस बोला, जैसे कि आपने कोई सेंटेंस बोला कि मैं वीडियो देख रहा हूं, तो इस सेंटेंस के अंदर भी एक एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है ना। क्या काम हो रहा है? करेक्ट, वीडियो को देखने का काम हो रहा है। अभी मैं पढ़ा रही हूँ, इसमें भी एक काम है, पढ़ाने का काम है। तो जब भी हम कोई सेंटेंस बताते हैं ना, तो उसके अंदर एक एक्शन जरूर इन्वॉल्व होता है। वही एक्शन जो वहां पर होता है उसको हम इंग्लिश में वर्ब्स बोलते हैं। तो आपने बहुत सारे एक्शन वर्ड सुने होंगे, गो, जाना, कम, आना, सिट, बैठना, स्पीक, बोलना, स्माइल, मुस्कुराना, राइट, लिखना, रन, दौड़ना। तो इन्हीं सारे वर्ड्स को हम इंग्लिश में वर्ब्स बोलते हैं। सो एज पर द स्ट्रक्चर जैसा आपने देखा, हम सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं जो कि सेंटेंस में काम कर रहा है, हम उसके बारे में बताते हैं। फिर हम बताते हैं कि सेंटेंस हमारे किस इमोशन को पोर्ट्रे कर रहा है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स। फिर तीसरे आ जाते हैं एक्शंस यानी कि वर्ब्स। अब ध्यान दो ना, जैसे हिंदी के अंदर जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो सेंटेंस के लास्ट में हमें पता चलता है कि सेंटेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, फिर किस इमोशन का है। जैसे कि मान लो मैंने सेंटेंस बोला कि मैं स्कूल अब गया था, जाऊंगा, जाता हूँ, जा रहा हूँ, जा चुका हूँ। अब सेंटेंस के लास्ट में पता चल रहा है ना कि कौन सा इमोशन बताया गया। लेकिन इंग्लिश कहती है सेंटेंस के लास्ट में नहीं, आपको सेंटेंस के शुरुआत में ही पता लग जाएगा कि कब की बात की गई है, पास्ट की, प्रेजेंट की, फ्यूचर की, या कब की बात करी गई है। तो वही हेल्पिंग वर्ब्स बताते हैं। और जो एक्शन है कि मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, ये सब कुछ वर्ब्स बताते हैं। सो सब्जेक्ट्स, हेल्पिंग वर्ब्स एंड वर्ब्स। लास्ट में आते हैं फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट्स बोला जाता है उन सारे वर्ड्स को या फिर उन सारे लोगों को या फिर चीजों को जिनके ऊपर एक्शन हुआ है। देखो ना क्या लिखा है, रिसीव्स एक्शन ऑफ वर्ब, मतलब जो एक्शन हुआ है उसको रिसीव करता है, राइट। क्रिया का प्रभाव पाने वाला, यानी कि अब जरा समझना, सब्जेक्ट तो काम को कर रहा है, सब्जेक्ट एक्शन को कर रहा है, अब किसके ऊपर कर रहा है, वही होता है ऑब्जेक्ट। सिंपल, सब्जेक्ट डूअर है, ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। जैसे कि मैं बोर्ड के ऊपर लिख रही हूँ, सेंटेंस है कि मैं बोर्ड के ऊपर लिख रही हूँ, तो इस सेंटेंस के अंदर डूअर कौन हुआ? मैं हुई, करेक्ट। तो मैं क्या हो गई? सब्जेक्ट। अब मैं किसके ऊपर लिख रही हूँ? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट है, मैं किसके ऊपर काम कर रही हूँ? सही सोचा आपने और सही बोला आपने, बोर्ड के ऊपर। तो ये बोर्ड क्या हो गया? बोर्ड हो गया ऑब्जेक्ट। और इसमें एक्शन क्या हो गया, काम क्या हो रहा है इसमें? लिखने का। तो वर्ब क्या हो गई? राइट। बिल्कुल सही बोला आपने। सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए आपको इन्हीं चार चीजों की बेसिक जरूरत पड़ती है। और सीक्वेंस भी कुछ यही होता है। सेंटेंस की शुरुआत हम सब्जेक्ट से करते हैं, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं टाइम या इमोशन बताने के लिए, फिर हम वर्ब लगाते हैं एक्शन को शो करने के लिए, और लास्ट में आते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट्स, ये बताने के लिए कि किसके ऊपर एक्शन को किया गया है, किसके ऊपर काम को किया गया है।
सिंपल। सो देखो कितना इजी था। अब इनको ना कुछ सेंटेंसेस के थे अभी तो इनको ना कुछ अब इनको ना कुछ सेंटेंसेस के जरिए भी समझते हैं, इजी रहने वाला है। लेट्स गो। देखो, अब सब्जेक्ट जैसे मैंने आपको बताए थे वीडियो के स्टार्टिंग में, आई, वी, दे, शी, यू, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं। हेल्पिंग वर्ब्स am, have, will, is, should। am प्रेजेंट बता रहा है, have भी प्रेजेंट बताता है, will फ्यूचर बताता है, is भी प्रेजेंट बताता है, should जो होता है वो सजेशंस के लिए होता है। अभी बहुत ज्यादा टेंशन मत लो कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर हो रही है। वेट, इनके रिगार्डिंग आपको इस कोर्स में आगे और भी वीडियोस मिलेंगी, तो धीरे धीरे इन सब के बारे में हम डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। सो डोंट वरी, बहुत ज्यादा प्रेशर और टेंशन अभी मत लेना। देखो अभी तक आपने समझा ना इंग्लिश कितनी आसान है, आगे भी आपको रियलाइज होगा दैट इंग्लिश इज सुपर इजी, राइट। नेक्स्ट, अब देखो वर्ब्स, वॉकिंग, ईटन, प्ले, सिटिंग, आस्क, अब ये सारे के सारे एक्शंस हैं। अब ऐसे ही आते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट्स, जैसे जिसके ऊपर काम हुआ है। पहले सेंटेंस में रोड के ऊपर काम हुआ है, फिर खाने के ऊपर हुआ है, फिर मेरे ऊपर काम हुआ है, चेयर के ऊपर काम हुआ है, किसी लड़के पे काम हुआ है, तो हिम आ गया, राइट। सब देखो जब सेंटेंस को पूरा एक साथ पढ़ते हैं हम एक बार। देखो क्या लिखा है, आई एम वॉकिंग ऑन रोड। अब देखो इस सेंटेंस को हमने पूरा ब्रेकआउट किया। आई क्या है, सब्जेक्ट, एंड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, वॉकिंग क्या है, वर्ब्स, और ऑन रोड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट्स। आई एम वॉकिंग ऑन रोड, मैं काम कर रही हूँ, प्रेजेंट में कर रही हूँ तो एम, चलने का काम कर रही हूँ तो वॉकिंग, किसके ऊपर, रोड के ऊपर कर रही हूँ तो ऑन रोड, आई एम वॉकिंग ऑन रोड। अगला देखो, वी हैव ईटन फूड, हमने खाना खा लिया है। तो यहाँ पे वी, काम करने वाला इंसान, हम सब ने खा लिया है, तो एक से ज्यादा लोग हैं डूअर, तो वी आ गया। अब हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब, समय बता रहा है कि काम अभी अभी कंप्लीट हुआ है, वी हैव। नेक्स्ट, ईटन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझना, जो एक्शंस होते हैं ना हमारे वर्ब्स, ये बेसिकली 3 से 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आई एन जी। हम इन वर्ब्स का इन टोटल इंग्लिश के अंदर यूज करते हैं। बाकी आपको अगर ये सारी की सारी वर्ब्स चाहिए तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक लिंक छोड़ा है पीडीएफ का, जिसके अंदर आपको सारी की सारी वर्ब्स विद फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म मिल जाएंगे। वहां पर करीब करीब 500 से भी ज्यादा वर्ब्स हैं जो आपकी डेली लाइफ में यूज होती हैं। सो अगर आप वहां पर जाकर उस पीडीएफ के थ्रू उन सारी वर्ब्स को एक्सेस कर सकते हो, पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो फ्यूचर के लिए भी। देखो यहाँ पर ईट की थर्ड फॉर्म ईटन का यूज किया गया है। वी हैव ईटन फूड, किसको खाया गया, किसके ऊपर काम हुआ, फूड के ऊपर काम हुआ ना, सो वी हैव ईटन फूड। नेक्स्ट, दे विल प्ले विद मी, वो मेरे साथ खेलेंगे। तो अब एक से ज्यादा लोग हैं तो दे, फ्यूचर की बात है तो विल, एक्शन क्या है, खेलना, एक्शन हुआ ना खेलना, तो प्ले, और किसके साथ, मेरे साथ खेलेंगे, मेरे ऊपर काम किया जाएगा, तो मी हो गया, वी, दे विल प्ले विद मी। नेक्स्ट, शी इज सिटिंग ऑन चेयर, वो चेयर के ऊपर बैठी हुई है, अभी एक लड़की है। शी इज यानी जो कि प्रेजेंट बता रहा है। सिटिंग, सिटिंग यानी बैठना, आप देखो सिट की आईएनजी वर्जन है ये, सिटिंग ऑन चेयर, चेयर के ऊपर। सो शी इज सिटिंग ऑन चेयर, वो चेयर के ऊपर बैठी है। नेक्स्ट, यू शुड आस्क हिम, आपको उनसे पूछना चाहिए, तो सामने वाला इंसान आ गया तो यू, शुड सजेशंस के लिए, आस्क यानी पूछना, ये भी एक एक्शन हो गया है। देन कम्स हिम, किसी लड़के के ऊपर काम हुआ ना तो इसलिए हिम लगा दिया, तो क्या सेंटेंस हुआ, यू शुड आस्क हिम, आपको उनसे पूछना चाहिए इस बारे में। तो देखा ना आपने, हमने यहाँ पर 5 सेंटेंसेस बनाए, और पांचों ही सेंटेंसेस को जब हमने ब्रेक डाउन किया तो सिंपली इन 4 पार्ट्स में ही वो डिवाइड हुए। यानी कि इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस आप बनाते हो ना, whatever the sentence you create, वो अक्सर इन 4 पार्ट्स को जोड़कर ही बनता है। और अगर आपको इन चारों की क्लैरिटी हो गई है, यानी कि अब सेंटेंसेस बनाना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होने वाला। तो देखा ना कितना सिंपल था। सोचो जब ये चीज इतनी सिंपल है तो पूरी की पूरी इंग्लिश की पूरी सीरीज कितनी इजी, फन और मजेदार होने वाली है। यानी कि अब आप इंग्लिश सीख रहे हो बिल्कुल नए तरीके से। चलो तो अभी साथ मिलकर ना इसी को दोबारा से प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपको एक सेंटेंस लिखकर बताऊंगी, आपको थोड़ा-सा टाइम दूँगी पहचानने के लिए कि इसमें कौन-सा सब्जेक्ट है, कौन-सी हेल्पिंग वर्ब है, कौन-सा वर्ब है और कौन-सा ऑब्जेक्ट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे मैंने सेंटेंस यहाँ पर लिखा, शी इज़ स्माइलिंग, शी इज़ स्माइलिंग। अब देखो इसमें 3 वर्ड्स हैं, तो जिसमें पहला वर्ड है शी, ये क्या हो गया?
एग्जैक्टली क्योंकि ये डूअर है, इज प्रेजेंट को बता रहा है, तो ये क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। लास्ट इज स्माइलिंग, स्माइलिंग यहाँ पर एक्शन हो रहा है मुस्कुराने का, तो इसको क्या बोल देंगे हम? वर्ब। सिंपल। चलो अब नेक्स्ट सेंटेंस आपको बताना है। हम नेक्स्ट सेंटेंस है, दे कैन बिल्ड अ होम। अब इसके भी 4 पार्ट्स हैं बेसिकली। दे कैन बिल्ड अ होम। अब देखो, आप देखोगे तो बिल्कुल सीक्वेंस में बटे हुए हैं ना ये। देखो, दे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। कैन क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब हो गई। बिल्ड क्या हो गया? एक्शन, बिल्ड यानी बनाना। और होम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। सिंपल। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। रिया, रिया विल कम माई होम। रिया विल कम माई होम। अगेन इसमें भी 4 पार्ट्स हैं। कौन से? रिया विल कम माई होम। सिंपल। सब्जेक्ट क्या है इसमें? वेरी गुड, रिया। हेल्पिंग वर्ब क्या है जो फ्यूचर के बारे में बता रहा है? विल। करेक्ट। और इसमें वर्ब एक्शन क्या है जो काम हो रहा है? आने का काम हो रहा है। आने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? कम। वेरी गुड। और ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, किसके, मतलब रिया आ रही है पर कहाँ आ रही है वो? किसके ऊपर काम किया जा रहा है? माई होम, मेरे घर के ऊपर। तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। सिंपल ना? तो देखा आपने, किसी भी सेंटेंस को आपको इसी तरीके से फ्रेम करना होता है। अभी आपके प्रैक्टिस के लिए हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और पीडीएफ ऐड करी है, जहां पर आपको ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसेस मिलेंगे, जिनकी मदद से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उन सेंटेंसेस को रीड करके क्लैरिटी डेवलप कर सकते हो कि किस तरीके से हर सेंटेंस सब्जेक्ट से ही शुरू हो रहा है और हर सेंटेंस में किस तरीके से वर्ब यानी एक्शन को ऐड किया जा रहा है। जब आप ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस इसके रीड करोगे ना, तो आपके ब्रेन को भी क्लैरिटी मिलेगी, साथ साथ आप लंबे समय तक इन सारे कॉन्सेप्ट्स को याद भी कर पाओगे। सो ये तो हुआ आज के ग्रामर का कॉन्सेप्ट। बट वेट, प्रैक्टिस अभी बाकी है, क्योंकि सिर्फ ग्रामर सीख लेने से तो बात नहीं बनेगी ना। आपको उसको बोलकर प्रैक्टिस करके बहुत सारे अलग अलग तरीकों से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो इसी के लिए आज रात को 8 बजे आपके पास एक वीडियो आएगी हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर हम इसी कॉन्सेप्ट को आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। मतलब जो भी आपने पढ़ा है, इसी को प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के जरिए, अलग अलग तरीके के जरिए, ताकि आप सिर्फ इसको याद ही ना रखो, बल्कि बोलने में भी लेकर आओ, अपने प्रैक्टिकल जीवन में इन सारी चीजों को यूज भी कर पाओ। तो वो वाली वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, वो बहुत जरूरी है आपकी प्रैक्टिस के लिए। सो देखा ना इंग्लिश कितनी ईजी है अगर सही तरीके से उसको पढ़ा जाए तो। सो हम आपके लिए इसी सही तरीके को आगे कंटिन्यू करेंगे। सारी की सारी वीडियोस जरूर देखना एंड आई होप आपको पहले दिन का पहला लेसन आसान लगा होगा और इजीली समझ भी आया होगा। मैं कोशिश करूंगी आगे भी सारे के सारे लेसन इसी तरीके से इतनी ही आसानी के साथ आपको एक्सप्लेन करूं और आपको समझा पाऊं, ताकि आप किसी कंफ्यूजन में ना भटक जाओ, बल्कि क्लैरिटी के साथ इंग्लिश को सीख कर प्रैक्टिस कर कर अपने जीवन के अंदर एक नया चेंज लेकर आओ, ताकि इंग्लिश तो कभी बैरियर हो ही ना आप लोगों के लिए। मिलते हैं आज शाम की 8 बजे वाली वीडियो में, तब जहां पर हम करेंगे इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस। तब तक हमारे साथ जुड़े रहे, यूं ही प्रैक्टिस करें और इंग्लिश को सीखते रहें।